नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। हम आज एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 चैप्टर हम इसी सीरीज़ का नाम है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन सीरीज़। पूरा डिटेल में चलेंगे, पूरे गहराई में चलेंगे। अगर कोई बच्चा जल्दी में है तो प्लीज़ मेरा आधा घंटा पूरा चैप्टर, सिर्फ आधा घंटा पूरा चैप्टर सीरीज़ है एक, जो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है। पूरी बुक कवर है, सभी चैप्टर्स हैं, आप वो विजिट कर सकते हैं। और जो बच्चा साइंस को फील करना चाहता है वो यहाँ रुकिए, मज़ा आएगा। चैप्टर नंबर 5 है बेटा, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। चेंजेस के बारे में समझेंगे। बेसिकली इट्स ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ हम चेंजेस को समझेंगे। इस चैप्टर में अच्छा क्या है, मज़ा क्यों आएगा? इसलिए आएगा बेटा क्योंकि बहुत से चैप्टर ऐसे रहते हैं जिनको हम फील नहीं कर सकते, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जिसका हर लाइन आपको फील होगी। हर लाइन, बर्फ़ का पिघलना, दूध का गर्म होना, दही का जम जाना, ये सब चीज़ आप रियल लाइफ में अपने चारों तरफ देखते हो, इसीलिए आप इसको फील कर पाओगे। मान लिया हम एटम की बात कर रहे हैं, हम बॉडी में सेल की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, हम बॉडी के अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ फील नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ हर एक चीज़ आप इजीली देख पाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। सबसे पहले यहाँ 3-4 बच्चे दिए हुए हैं बेटा। पहले बच्चा बोल रहा है, आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन आवर एगो। आधा घंटा पहले मैंने यहाँ पे एक आइस क्यूब रखी थी। इट हैज़ नाउ बिकम वाटर। यह पिघल के यहाँ देख पा रहे हो आप, पानी बन गई है। दूसरी गुड़िया बोल रही है, ए बर्ड दैट आई सॉ यस्टरडे। मैंने रोज़ का प्लांट था, उस पर मैंने कल एक बर्ड देखा था, अब ये ग्रो करके पूरा रोज़ बन गया है। चेंजेस हुआ, यहाँ भी एक टाइप का चेंज है, यहाँ भी एक टाइप का चेंज है। थर्ड गुड़िया बोल रही है, द बोतल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनी मोर। नॉर्मली आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप घर से ठंडा पानी फ्रिज का बढ़िया चिल वाला डाल के लेके जाते हो। हाफ पीरियड में, हाफ रिसेस वगैरह में आप देखते हो कि पानी तो ठंडा ही नहीं है, फील करते हो। इट्स ए काइंड ऑफ चेंज आ गया। जो ठंडा पानी था वो क्या हो गया? गर्म हो गया। ये बच्चा बोल रहा है, यस्टरडे आई सा सम ब्राउन स्पॉट्स ऑन ए बनाना। बनाना के ऊपर मुझे कुछ ब्राउन स्पॉट दिखाई दिए, डार्क कलर के, बट टुडे इट हैज़ मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। लेकिन आज इसमें ब्राउन स्पॉट्स देख पा रहे हो कितने बढ़ गए हैं और एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। इसका मतलब ये पक गया है। नॉर्मली आप लोग बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि केला ज़्यादा पका हुआ है और 1-2 दिन और रख दोगे तो फिर तो खराब ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये राइप हो गया है। These students are describing some changes. ये स्टूडेंट्स ने क्या किया बेटा? कुछ चेंजेस बताए हमें। What kind of changes are they talking about? किस टाइप के चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं? इस चैप्टर का मेन जिस्ट ये है बेटा, चेंजेस को पढ़ेंगे हम, फिर चेंजेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला फिजिकल चेंजेस, दूसरा केमिकल चेंजेस। जैसे यहाँ 4 चेंजेस बताए, तो इसमें से 1-2 फिजिकल चेंजेस होगा, 1-2 केमिकल चेंजेस होगा। सर फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? 1 बाय 1 समझेंगे। फिजिकल चेंजेस वो रहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक में चेंज आए, साइज में, शेप में, कलर में, वो चेंजेस आए। केमिकल चेंजेस वो रहेंगे जहाँ नया सब्सटेंस बनेगा, कुछ नया बनेगा और उसको आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते, वापस वही चीज़ नहीं बना सकते। मान लिया जैसे मैंने दूध का दही बना दिया, क्या दही से फिर से दूध बना पाएंगे? क्या नहीं बना पाएंगे। तो वो केमिकल चेंजेस में आएगा। एक एक समझते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 डिटेल में चलेंगे हम। यहाँ एक्टिविटी दिया है बेटा उसने, एक्टिविटी 5.1, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। कुछ चेंजेस के बारे में बात करेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस। आपके चारों तरफ आपने कुछ चेंजेस देखे होंगे। यहाँ वो चेंजेस के बारे में बात कर रहा है। यहाँ डिफरेंट टाइप के चेंजेस लिखे हुए हैं। यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखना है हमें कि आपको क्या फील हुआ, क्या चेंज हुआ, उसका शेप चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, नया सब्सटेंस बन गया, क्या हुआ? वी डोंट नो। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टेबल। टेबल है 5.1, सम चेंजेस ऑब्जर्व अराउंड अस। फर्स्ट चेंज में बता रहा है मेल्टिंग आइस क्यूब। कॉमन सा फिनोमिना है बेटा। आप लोग आइस ट्रे निकालते हैं फ्रिज से, बच्चे बड़े शौकीन होते हैं, तो क्या करेंगे? आइस क्यूब निकालेंगे। आइस क्यूब गलती से भी 5 मिनट बाहर रह जाती है खुले में, तो आपने देखा है आइस क्यूब पिघल जाएगी,
और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो क्या हुआ, बेसिकली आइस से जो अर्लियर इट वाज सॉलिड, अब क्या बन गया है, पहले वो सॉलिड था, अब क्या बन गया है, अब वो लिक्विड बन गया है, अब वो पानी बन गया, सिंपल पानी बन गया है। तो एक बात बताओ, क्या चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुई, साइज चेंज हुआ, वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। जैसे इस केस में मैं लिखूंगा आइस क्यूब हुआ, तो पहला तो क्या चेंज हुआ बेटा, स्टेट चेंज हो गया सर, उसका स्टेट चेंज हो गया। अर्लियर इट वाज इन सॉलिड स्टेट, नाउ इट इज इन लिक्विड स्टेट। उसके अलावा सर, उसके अलावा उसका साइज भी चेंज हो गया है, उसके अलावा उसका साइज भी चेंज हो गया है, वो लिख देंगे आप। चॉपिंग वेजिटेबल, जब मैं वेजिटेबल काटने बैठा, गाजर दी मम्मी ने कि बेटा मेरी सब्जी वगैरह काटने में हेल्प कर दो, गाजर दिया, आलू दिया, मैं उसको चॉप कर दिया। चॉप करने के बाद क्या होगा बेटा, क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है क्या, नहीं सर, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। मैंने सिर्फ गाजर को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, इसका मतलब उसका साइज चेंज हुआ, तो आप यहाँ लिख देंगे साइज चेंज हुआ। थर्ड, बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉईल किया। जब आप पानी को बॉईल करते हो तो इट्स अ काइंड ऑफ दिस वन, फर्स्ट वन जैसा ही है। आइस क्यूब में सॉलिड से लिक्विड बना, जब वाटर को बॉईल करोगे तो क्या होगा, जैसे ही उसके नीचे मैंने आग लगाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो बॉयल नहीं होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉयल मीन्स उसमें से वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वेपर्स हवा में डिसअपीयर हो जाएंगे। महसूस किया है? तो मैंने क्या किया, उसका स्टेट चेंज किया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें आप लिख देंगे स्टेट चेंज हुआ है। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम द कॉर्न, कॉर्न मीन्स मक्का से आप पॉपकॉर्न बनाते हैं। आजकल के बच्चे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पता चला घर में पॉपकॉर्न बनाते ही नहीं है, वो तो जो मूवी थिएटर में जाते हैं ना तो 150 रुपये की जो बकेट मिलती है वही पॉपकॉर्न खाते हैं। नहीं बेटा, घर में भी आप पॉपकॉर्न बना सकते हैं। सिंपल मक्का लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी वगैरह डाल दीजिए, इजीली वो पॉपकॉर्न बन जाएगा। तो जो ये चेंजेस है, ये जो चेंज आया उसके अंदर, कौन से पॉपकॉर्न बन गया, ये किस टाइप का चेंज है, क्या हुआ, वो आप लिखेंगे। सिमिलरली कटिंग ए पीस ऑफ पेपर, चॉपिंग वेजिटेबल जैसा ही है। पीस ऑफ पेपर को काटा, छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, हाँ सर बन गए। काट दिया, हाँ सर काट दिया। कोई नया सब्सटेंस बना क्या, सर नया सब्सटेंस तो नहीं बना, वो कागज़ था, बाद में भी कागज़ ही है, कागज़ था, बाद में कागज़ है, साइज में चेंज आया। एडिंग बीटरूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, बीटरूट का जूस निकाला मैंने और पानी में ऐड कर दिया। बर्निंग वुड, लकड़ी जला दी। जब लकड़ी जली, यहाँ थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आएगा। लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो पहले इतनी बड़ी लकड़ी थी, मैंने उसे जला दिया, जलाने के बाद क्या बन जाता है, राख बन जाता है। क्या कुछ नया सब्सटेंस बना क्या, हाँ सर, पहले तो वो लकड़ी था लेकिन अब राख टाइप का ऐश बन गया है। क्या मैं उसको वापस से लकड़ी बना सकता हूँ, क्या नहीं बना सकता। तो यहाँ कुछ बड़ा चेंज मुझे देखने को मिला, जबकि इन सब में क्या हो रहा था, छोटे छोटे चेंजेस आ रहे थे। यहाँ बड़ा चेंज देखने को मिला, तो आप बता देंगे कि यहाँ मुझे एक बड़ा चेंज मिला जिसमें मैंने एक नया सब्सटेंस फॉर्म होते हुए देखा। ड्राइंग वेट क्लॉथ्स, मम्मी कपड़े धोने के बाद बाहर धूप में सुखाती है, आप लोग भी हेल्प करते होंगे पक्का। जब मम्मी बाहर सुखाती हैं तो थोड़ी देर बाद वो कपड़ा सूख जाता है। पहले वो गीला था, अब वो सूखा हो गया है। पहले वो गीला था, क्या उसका साइज छोटा हो गया, क्या काट दिया, क्या नहीं सर काटा नहीं है। तो क्या चेंज हुआ, सिर्फ उसमें से पानी इवापोरेट हो गया, सिर्फ उसमें से पानी इवापोरेट हुआ है। वहीं आप लिख देंगे मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, आटे की छोटी छोटी गोलियां बना दी। मम्मी बनाती हैं, रोटी बनाते वक्त आटा गूंथ लिया, गूंथने के बाद मम्मी रोटी बनाने के लिए उसका इतना छोटा सा घोल लेके और फिर उससे रोटी बनाती हैं, वही बता रहे हैं। तो उसने क्या किया, आपने साइज चेंज किया, उसका शेप चेंज किया। नेक्स्ट, रोलिंग स्मॉल बॉल ऑफ डो इनटू चपातीस। इसमें बच्चे डाउट में आ जाते हैं। कई बच्चे चपाती बनाने के बारे में सोचते हैं कि चपाती बन गई है, मीन्स आटा मैंने बेल दिया, बेलने के बाद उसको सेक लिया, सेकने के बाद रोटी तैयार है। नहीं, यहाँ सिर्फ रोलिंग के बारे में बता रहा है कि आपको उसको रोल करना है, मीन्स बेलन का यूज़ करते हुए बेल लेना है। पहले वो एक छोटा सा स्मॉल डफ था, अब आप उसने बेल के एक राउंड शेप में चपाती, कच्ची चपाती बनाई है। नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, पहले भी आटा था अब भी आटा है, पहले भी वो आटा ही था, गीला आटा था, अभी भी गीला आटा है, बस मैंने उसका साइज और शेप चेंज कर दिया। इसी टाइप से कोई और आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं।
यू माइट हैव नोटिस दैट दीज चेंजेस कुड बी इन द, किस किस जगह चेंजेस मिलेंगे आपको? साइज में चेंज हुआ, पहला साइज में, सर मुझे साइज में चेंज हुआ, साइज में कहाँ हुआ? ये देखो बेटा, कटिंग पीस ऑफ पेपर या फिर चॉपिंग वेजिटेबल या फिर फर्स्ट वन, ये सब साइज के एग्जांपल हैं। शेप में चेंज हुआ, हाँ सर शेप में भी चेंज हुआ, पहले आटा बड़ा था फिर मैंने उसको छोटे छोटे रोल्स बना लिए। स्मेल में, बनाना में आपने देखा पहले उसकी स्मेल कुछ और थी, अब अच्छे से पक गया है तो उसकी स्मेल और हो गई है, दूसरी कुछ चेंज हो गई है। या फिर कुछ केसेस में और 2 दिन बाद देखेंगे तो उसमें से बदबू आने लग जाएगी, तो स्मेल में चेंज हुआ। या फिर अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ बर्निंग ऑफ वुड का एग्जांपल दिया, तो आपने कोई और चेंजेस देखे? हाँ सर देखे, जिसमें पूरा चेंज हो गया, तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। We observe the changes occurring around us with the help of our senses. अब आपने कैसे पता लगाया कि रोटी छोटा हो गया है, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल हो गया है, पेपर को काट दिया है? उसके लिए नेचर ने आपको 5 सेंसेस दिए हैं, 5 सेंसेस दिए हैं। वही सेंसेस बता रहा है कौन कौन से सेंसेस का यूज़ करेंगे। साइट मीन्स आप आइज़ का यूज़ करेंगे, आप देखेंगे उस चीज़ को। स्मेल, आप अपने नोज़ का यूज़ करेंगे और उस चीज़ को सूंघ लेंगे। जैसे कई बार सब्जियां वगैरह ख़राब हो जाती है ना, आपने देखा होगा मम्मा ऐसे बोलेंगी सब्जी तो ख़राब हो गई, पहले उसको सूंघती हैं। फर्स्ट लुक उन्होंने क्या देखा, देखने से उनको डाउट आया, हो सकता है मुझे लग रहा है सब्जी ख़राब हो गई है। उसको कंफर्म कैसे किया उन्होंने? मम्मी ने सूंघा, उसको सूंघ के और फिर बताया कि हाँ ये ख़राब हो गई है। थर्ड वन इज टच कैसे कर पाएंगे बेटा? गॉड ने, नेचर ने हमें स्किन दिया है, स्किन में सेंसेस हैं, जब आप टच करते हैं तो जैसे गर्म ठंडा वो सब चेंजेस आप इजीली बता पाएंगे। हीरिंग, सुन के, कान का यूज़ करेंगे आप, ईयर्स का यूज़ करेंगे और सुन के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जीभ के ऊपर बेटा डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं नमकीन हो गया है, मीठा हो गया है, कड़वा हो गया है या ख़राब हो गया है, वो सब भी टेस्ट ऑर्गन के थ्रू हम बता सकते हैं। कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज? यहाँ 10-12 चेंजेस हमने पढ़े, ये सभी चेंजेस को क्या हम कैटेगराइज कर सकते हैं क्या? अलग अलग। कैटेगराइज का मतलब डिफरेंशिएशन मीन्स आप अपने घर में रहते हैं बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मम्मी कपड़ों को कैसे अरेंज करती है अलमीरा में? क्या करेगी? मम्मी बड़ी स्मार्ट हैं, चाहे आपकी मम्मी अनपढ़ भी हों फिर भी वो बड़ी स्मार्ट है। कैसे? वो क्या करेंगी, एक अलमीरा आपके लिए, एक आपके छोटी दीदी के लिए, एक ग्रैंडपा के लिए, एक ग्रैंडमदर के लिए, एक फादर के लिए, एक मदर के लिए, अलग अलग कपड़े इस हिसाब से अरेंज करती हैं। क्यों? उस क्लासिफिकेशन का क्या फ़ायदा है? उस क्लासिफिकेशन का ये फ़ायदा है कि मेरा जो सोनू है वो जाएगा और उसको पता है मेरे कपड़े इसी अलमीरा में मिलेंगे, वो वहाँ से निकालेगा और उसको यूज़ कर लेगा। अगर वही सब 6 अलमीरा में सभी 6 लोगों के कपड़े होते मिक्सअप करके तो सोनू को तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए हम क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को। 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, यहाँ बता रहा है क्या हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। फिजिकल क्या है, चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस क्या हैं, इस हिसाब से वो समझाएंगे अभी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ चेंजेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस, अपीयरेंस में चेंज आएगा, अपीयरेंस मीन्स लुक्स में। आप दोस्त कैसे बनाते हैं? फर्स्ट केस में देखने से ही बनाते हैं, जो मेरे जैसा लग रहा है वो मैं वैसे ही दोस्त बनाऊंगा, अच्छे दोस्त, देखने में बड़े प्यारे से लगे, सुंदर से लगे, लाइक दैट आप अपीयरेंस में जाते हैं। तो यहाँ भी वही बात कर रहा है, ऐसे सब्सटेंस जिनके अपीयरेंस में चेंजेस आए बट रिमेन द सेम, लेकिन सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल लास्ट एक्टिविटी में हमने कागज को काटा था, कागज को काट के छोटे छोटे पीस बनाए थे, तो उसके अपीयरेंस में चेंज आया। क्या कागज की जगह दूसरी चीज़ बनी? क्या नहीं थी, वो कागज ही। सिमिलरली चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स में मैंने उसका साइज, शेप वगैरह चेंज कर दिया, लेकिन मेरे आइटम में कोई फ़र्क नहीं आया, मेरे सब्सटेंस में कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ एक्टिविटी 5.2 के थ्रू बता रहा है बेटा, इसी टाइप की 2-3 एक्टिविटी बता रखी हैं। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में बताया है ऑब्जेक्ट्स मेड अप फ्रॉम पेपर, पेपर का यूज़ करके बच्चे, ये देखो कोई चिड़िया बना दी, कोई कबूतर बना दिया, कोई एरोप्लेन बना दिया, कोई नाव बना दी, बच्चे बनाते ही हैं सब। तो अपीयरेंस में चेंज आया ना, पहले पेपर कैसा था? फ्लैट था,
बाद में एयरक्राफ्ट बन गया, पिजन बन गया, स्पैरो बन गया, वो सब हुआ। क्या कागज ही था या कुछ नई चीज़ बन गई? नहीं सर, कागज ही था। रिमेन द सेम, कागज सेम ही रहा। अपीयरेंस में चेंज आया क्या? हाँ सर, अपीयरेंस में चेंज आया। वही यहाँ बता रहा है फर्स्ट एक्टिविटी। इसका पार्ट बी में बता रहा है प्लेइंग विद अ बैलून। अब बैलून लिया उसने, बैलून को क्या किया? बैलून किस चीज़ का बना हुआ है? बैलून का मटेरियल किस चीज़ का है? सर रबर टाइप का है। तो जब इन्फ्लेटेड है, जब उसमें हवा नहीं भर रखी है, उसके बाद मैं उसको इन्फ्लेट कर लूँगा, हवा भर दूंगा उसमें। मैंने हवा भर दी, हवा भरने के बाद क्या होगा बेटा? फूल जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, शेप बढ़ जाएगी। पहले छोटा सा था, अब बड़ा हो गया है। फिर मैं उसकी हवा निकाल देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ? उसकी हवा निकाल देता हूँ। तब क्या होगा? तब भी बैलून ही है, तब भी सर रबड़ में कोई चेंज नहीं आया, उसका साइज छोटा हो गया। इन केस मैं उसको एक पिन मार दूँ, बैलून में हवा भर रखी, अब उसमें पिन मार दिया, फट गया बैलून। लेकिन फिर भी उसकी लेयर किस चीज़ की बनी हुई है? अब भी सर मैं उसमें हवा नहीं भर पाऊंगा, अब वो बेकार हो गया है, लेकिन अब भी लेयर उसकी रबड़ की ही है। तो क्या उसके केमिकल चेंजेस आए क्या? केमिकल में डायरेक्टली वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्यों? धीरे धीरे हम फिजिकल और केमिकल को अलग अलग करना शुरू करेंगे। क्या उसमें बड़े चेंजेस आए क्या? नहीं सर, बड़े चेंजेस नहीं आए। रबड़ का था, रबड़ का ही रहा। कभी साइज बड़ा हुआ, कभी शेप बड़ी हुई, अदरवाइज रबड़ का ही रहा। वही यहाँ समझाया है। थर्ड, क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। आपके स्कूल में चॉक यूज करते हैं, आपने क्या किया? उसको घर लाए, क्रश कर लिया, मॉर्टेल वगैरह यूज करके आप क्रश कर लिया, हथौड़े यूज से क्रश कर लिया। तो एक बात बताओ, जब क्रश किया तो क्या वो चॉक पाउडर नहीं है? हाँ, पहले एक साबुत चॉक थी जिसको आपने पीसेस में तोड़ दिया है, बट नाउ इट इज। क्या कोई बड़ा चेंज आया क्या? नहीं सर, कोई बड़ा चेंज नहीं आया, पहले भी चौक ही था। हाँ, अब चौक का पाउडर बन गया है, बस इतना चेंज है, अभी भी है चौकी। वही समझाएगा अभी। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड इन ए, बी एंड सी? हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी, तीनों में क्या कोई सिमिलरिटी है? यस, ड्यूरिंग ऑल दिस चेंजेस मटेरियल, इन चेंजेस के दौरान जो भी मटेरियल था, जिस भी चीज के वो बने हुए थे, जो भी मटेरियल था, जैसे कि पहले केस में क्या था? पेपर था मटेरियल, दूसरे केस में क्या था? रबड़ था मटेरियल, तीसरे केस में क्या था? चॉक। क्या तीनों में कोई बदलाव आया क्या? पेपर ही रहा, बैलून ही रहा, चॉक ही रही। रिमेन द सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, रिमेन द सेम। दो देयर अपीयरेंसेस, अपीयरेंस का मतलब शेप एंड साइज चेंज हुआ है, बस मे हैव चेंज, सिर्फ शेप और साइज में फर्क आया, अपीयरेंस में फर्क आया, और कोई बड़ा चेंज मैंने महसूस नहीं किया। यू मे ऑल्सो रिकॉल फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस में आपने पढ़ा था बेटा, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर कौन कौन से थे? 3 थे सर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड कहाँ देखा सर? सॉलिड मैंने आइस में देखा। लिक्विड कहाँ देखा? नॉर्मल वाटर जो रहता है वो सर लिक्विड स्टेट में था। और गैस कहाँ देखा? गैस जो वाटर की वेपर्स थी ना सर, वो गैसियस फॉर्म में थी। तो मैंने देखा कि 3 स्टेट थे, यहाँ भी हम देख रहे हैं कुछ स्टेट चेंज होते देखा हमने। तो जब स्टेट चेंज हो, साइज चेंज हो, शेप चेंज हो, इसका मतलब कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज आया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है, फिजिकली वो चेंज हुए हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं देखा। In all these cases, although we observe a change in the appearance, मैंने appearance में चेंज देखा, no new substances form, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर डेफिनेशन आती है तो आप ये जरूर ऐड करेंगे, no new substances form, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। Such changes in which only physical properties like shape, size and state, अगर ये 3 चीजें, 3 S है बेटा, shape, size, state, 3 S, अगर इन 3 एस में फर्क मिले आपको तो आप बोल दोगे फिजिकल चेंजेस हैं। ये बात ध्यान करना, 3 चेंजेस, 3 सिर्फ और सिर्फ 3 में फर्क होना चाहिए, शेप, साइज एंड स्टेट, और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए, तो आप बोल दोगे दिस इज ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट में आ रहा है बेटा, ये बताइए उसने क्या किया। सबसे पहले आपको चेंजेस में बताया, चेंजेस में फिजिकल चेंजेस बताए, केमिकल चेंजेस बताए। जब फिजिकल चेंजेस बताए तो फिजिकल चेंजेस में बताया कि शेप, साइज एंड स्टेट में चेंजेस आएगा और कोई सब्सटेंस नया नहीं बनेगा।
अब हमें केमिकल चेंजेस से इंट्रोड्यूस कराएंगे। केमिकल चेंजेस में क्या रहेगा, ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे, ये मत सोचना सिर्फ और सिर्फ वो फिजिकल में रहेंगे। यहाँ शेप, साइज एंड स्टेट में चेंज आ सकता है, साथ के साथ कुछ बड़े चेंजेस भी आएंगे जिन्हें हम यहाँ समझते हैं। उसने क्या किया, एक्टिविटी में पहले ये बता रहा है, इस एक्टिविटी में समझाएगा हमें कि अपीयरेंस में तो चेंज रहेगा ही रहेगा, लेकिन आइटम भी सेम नहीं रहेगा, नॉट रिमेन द सेम। जैसे बैलून बैलून ही रहेगा, वो नहीं, कुछ नया बनेगा। एक्टिविटी 5.3 में क्या किया उसने बेटा, टेक 2 ग्लासेस, यहाँ 2 ग्लास ले लिए, ए एंड बी। ए में क्या किया, कंटेनिंग टैप वाटर ओनली, सिंपल पानी का टैप वाटर ले लिया, सिंपल जो टैप से पानी लेते हैं। ग्लास बी में, ग्लास टम्बलर में क्या किया, यहाँ लाइम वाटर लिया। डोंट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द लेमन वाटर। लाइम एक फ्रूट होता है, तो बच्चे लाइम वाटर में सोचते हैं कि नींबू, नींबू नहीं है बेटा, लाइम वाटर मीन्स चूने का पानी, लाइम वाटर मीन्स चूने का पानी। मैं बार बार बताऊंगा, ये लाइम वाटर वाला टेस्ट रहता है कन्फर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। किस लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कन्फर्मेशन के लिए आएगा, बार बार आएगा। आपके 6th क्लास में आ चुका है, 7th में, 8th में, बार बार जहाँ भी हमें ये डाउट होगा कि जो गैस इवोल्व हो रही है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमेशा देखना आप लाइम वाटर का यूज़ करेंगे। लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैस इवोल्व हुई मैं डाल दूंगा। अगर लाइम वाटर डालने, वो गैस डालने से लाइम वाटर का कलर मिल्की वाइट हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है, और वो मिल्की वाइट कलर पानी में मिक्स नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो कि सेटल डाउन हो रहा है, इट मीन्स कंफर्म इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वही यहाँ करके दिखाएगा। तो उसने पहले ग्लास ए में, जिसमें सिर्फ टैप वाटर था, मुंह से कौन सी गैस छोड़ते हैं हम, मुंह से जब हम सांस छोड़ते हैं, लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब छोड़ते हैं कौन सी छोड़ेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो क्या होगा, कुछ नया नहीं होगा, कुछ बड़ा चेंजेस नहीं आएंगे। वो क्या होगा बेटा, सिर्फ बबल्स फॉर्मेशन होगा और बबल्स के बाद सेटल डाउन हो जाएगा, कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। लेकिन लाइम वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे, लाइम वाटर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर का बेटा केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करूंगा, पहले ये सीख लो बेटा, इसको बेसिक्स है। लाइम वाटर बनता किस चीज़ से है, लाइम वाटर बनता है लाइमस्टोन से। लाइम वाटर बनेगा लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसमें जब मैं पानी ऐड करूंगा, लाइमस्टोन में पानी मिलाऊंगा तभी तो लाइम वाटर बनेगा। लाइमस्टोन में मैंने वाटर ऐड किया, वाटर क्या था बेटा, H2O। यहां से ये हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई एडवाइज कि बेटा ये बार बार आएगा, ये बार बार आएगा, तो इसको अभी क्यों ना हम 7th में ही बड़े अच्छे से समझ लें, ताकि जैसे ही कंफर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आए, हम हर क्लास में इसको पार करते चले जाएं। लाइमस्टोन में क्या मिलाया, पानी मिलाया। लाइमस्टोन क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था। जब पानी मिलाया तो कैल्शियम ऑक्साइड तो था ही, हाइड्रोजन और ले ली उसने, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में लाइम वाटर बोलते हैं। अब लाइम वाटर में क्या कर रहा है, लाइम वाटर में वो कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहा है। मुंह से क्या किया उसने, हमें डाउट है कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, उसने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही, CO2 और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, अब वो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बनेगा। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट बना तो वो मिल्की वाइट कलर का होगा और पानी में मिक्स नहीं होगा, और मिक्स नहीं होगा इसलिए वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। हमें पता चल जाएगा कि मैंने जो गैस छोड़ी वो क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है। यहाँ वही करके दिखा रहा है, ये सब किया उसने। उसके बाद रिजल्ट पे आइए, डू यू नोटिस एनी चेंजेस, क्या आपको कुछ चेंजेस मिले इन ग्लास टम्बलर ए, ब्लोइंग एयर इनटू वाटर। ब्लोइंग एयर इनटू वाटर, एयर में यह क्या था बेटा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था। क्रिएट्स बबल्स ओनली, उसने सिर्फ बबल्स पैदा किए, एंड देयर इज नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द वाटर।
पानी का कलर, पानी के कलर में कोई चेंज नहीं आया, अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आया। इन ग्लास टम्बलर बी ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर, जब लाइम वाटर में मैंने एयर ऐड की, एयर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की, क्रिएट्स बबल, उससे बबल्स पैदा हुए एंड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, और लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, क्लाउडी बिल्कुल व्हाइट कलर का कर दिया। If we leave it for some time, a white substance settles at the bottom of the glass tumbler. एक white substance settle down हो जाएगा, indicating something new has formed. क्या बन गया? एक नया substance बन गया। पहली बार सुन रहे हो, नया substance बन गया, यही chemical change है। Such changes in which one or more new substance are formed. नया, पहली रिक्वायरमेंट क्या है केमिकल चेंजेस की? नया सब्सटेंस बनना चाहिए, आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नया सब्सटेंस कैसे बनेगा? केमिकल रिएक्शन से बनेगा बेटा। केमिकली वो रिएक्ट करेंगे, केमिकली दे विल रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, इस केस में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया जो कि आपने ब्रीथ आउट किया था, रिएक्ट विद लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ मिला एंड फॉर्म्स अ न्यू व्हाइट कलर सब्सटेंस दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। उसने एक कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर वो इनसॉल्युबल है, घुलेगा नहीं। देयरफॉर द लिक्विड इन द बॉटल अपीयर्स मिल्की, इसीलिए जो लिक्विड था वो किस कलर का दिखाई देगा आपको? पानी जो उसके अंदर था बिल्कुल मिल्की कलर का दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये क्या था? एक केमिकल चेंज था। इसको यहाँ केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है। सर ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है? समझ लेते हैं, नाम से समझो। जो केमिकली रिएक्ट करें एक दूसरे के साथ, केमिकली जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ, कोई नया सब्सटेंस बना दें, उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें होता क्या है? केमिकल रिएक्शन आप पहली बार देख रहे होंगे। यहाँ देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? ये दो चीज़ें, फर्स्ट एंड सेकंड, दे आर नोन एज रिएक्टेंट। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स। मीन्स जो रिएक्ट करते हैं दे आर नोन एज रिएक्टेंट। ये दो को बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। इस केस में लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। फिर ये एरो क्या दिखाता है? ये एरो ये दिखाता है कि इसके लेफ्ट साइड वाला पोर्शन इट इज रिएक्टेंट, इसके राइट साइड वाला पोर्शन दे आर प्रोडक्ट। सर ये प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे फैक्ट्री में बेटा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ चीज़ बन रही है, जूते बन रहे हैं, साबुन बन रहा है, कपड़े बन रहे हैं, तो दे आर प्रोडक्ट। सिमिलरली ये दो चीज़ें रिएक्ट की और एक कुछ नए प्रोडक्ट्स बना दिए जिन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ क्या बनाया उसने? कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, एडिशनली वाटर बनाया जो कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है पानी के अंदर। अभी यहाँ सिंपल एक वो था। बहुत से केसेस में क्या होगा बेटा? यहाँ आपको कुछ लिखा मिलेगा, जैसे आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा आपने, यहाँ लिखा मिलेगा सनलाइट, क्लोरोफिल, वो क्या है? दे आर नोन एज कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट हैं जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट तो नहीं करते, दे आर नॉट द रिएक्टेंट, बट दे आर वेरी मच नेसेसरी। वो रिएक्शन को एक्सपेडाइट करते हैं, रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उनके बिना रिएक्शन स्टार्ट होनी मुश्किल हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लिया आप लोगों ने प्लान किया, आपके स्कूल में ऑफर आया कि पिकनिक चलते हैं, आपको पता है कि पापा तो मना करने वाले हैं, पापा मना करेंगे पक्का, तो आप स्कूल जाते ही मम्मी के साथ दोस्ती करते हैं, मम्मी ऐसे ऐसे है ना, हमें वहाँ आगरा ले जा रहे हैं फोर्ट दिखाने के लिए, ताजमहल देख के आएंगे, मम्मी मैं बहुत अच्छे से जाऊँगा और किसी को परेशान नहीं करूँगा, और आप मम्मी को सेट कर लेते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो आप मम्मी को सेट कर लेते हैं। पिकनिक कौन जाने वाला है? पिकनिक जाएगा स्टूडेंट। पिकनिक कौन जाएगा? स्टूडेंट। वो रिएक्टेंट है, लेकिन मम्मी जाएगी क्या पिकनिक? नहीं जाएगी। वो क्या करेगी? यहाँ एज ए कैटलिस्ट काम करेगी। मम्मी क्या करेंगी बेटा? एज ए कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करते हैं। मम्मी जाएंगी नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। समझ रहे हो? मम्मी जैसे ही पापा शाम को आएंगे घर तो मम्मी बताएंगी कि ऐसे ऐसे बच्चा है, चले जाने दो, सिर्फ 1000 रुपये लगेंगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा खर्चा नहीं है, बच्चा आज तो बहुत पढ़ाई भी की उसने। इस टाइप से मम्मी ने आपकी हेल्प की एज ए कैटलिस्ट बन के। आगे चलते हैं इसके बारे में। एक इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट है, सेम जैसे यहाँ हमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करके कंफर्म किया, सेम वही एक्सपेरिमेंट दोबारा से दिया है।
आई एम नॉट श्योर, इसको दोबारा देने का लॉजिक कुछ बन नहीं रहा था, लेकिन दोबारा दिया है। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में उसने विनेगर ले लिया। दो चीज़ें मत डाउट में मत रहा करो, आपको विनेगर का मन है तो आप विनेगर के बारे में बात करेंगे। विनेगर होता है बेटा सिरका, जो अचार वगैरह में डालते हैं। अगर आपको लेमन जूस लेना है तो बार बार विनेगर और लेमन जूस नहीं बोलेंगे, उससे क्या होता है बच्चा डाउट में आ जाता है। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ लेमन जूस बोलते हैं। एक चम्मच मैंने लेमन जूस ले लिया टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया। बेकिंग सोडा मम्मा किचन में यूज करती है बेटा बेकिंग के लिए, जिसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक फिजिंग बबलिंग साउंड आएगी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो, कोल्ड ड्रिंक को खोलते वक्त इस टाइप से एक फिजिंग बबलिंग साउंड आती है, वही उसी साउंड के बारे में बात कर रहा है। वो बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वहीं इसी टाइप की गैस को इवॉल्व होगी एंड सी द गैस बबल्स फॉर्मिंग, और गैस के बबल्स बनेंगे। अब आप क्या करोगे, इस गैस बबल के जो मैंने यहाँ प्रोड्यूस किया, यहाँ देख पा रहे हो आप, यहाँ विनेगर लिया है, आप लेमन जूस और बेकिंग सोडा ले लीजिए। जब उनको दोनों को मिक्स करेंगे बबल्स प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। अब मुझे श्योर नहीं है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो कंफर्मेशन के लिए मैं क्या करूंगा, जो यहाँ गैस इवॉल्व हुई, तो गैस इवॉल्व होने के बाद यहाँ इस स्ट्रॉ वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ टेम्परेरी सेटिंग बनाई बेटा, अगर आप केमिस्ट्री लैब में नहीं है, आप सेम चीज़ घर पे भी कर सकते हो। घर पे आपने क्या किया, लेमन जूस लिया, उसमें बेकिंग सोडा मिलाया, फिर ये स्ट्रॉ का यूज़ करते हुए दूसरी बोतल में डाल दिया। दूसरी बोतल में क्या था, यहाँ लाइम वाटर था, यहाँ क्या था, लाइम वाटर था। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो लाइम वाटर के साथ मिलकर क्या करेगी सर, वो मिल्की वाइट कलर का सब्सटेंस बना देगी, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सब्सटेंस क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। इस टाइप से वो बता रखा है। यहां आप देख पा रहे हो रिएक्शन को कैसे लिखा उसने, विनेगर में बेकिंग सोडा मिलाया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और सर दूसरे कुछ सब्सटेंसेस बने, दूसरे कुछ सब्सटेंसेस बने, उसी के बारे में बता रहा है यहाँ। नेक्स्ट आता है, तो अब मोटे चेंजेस आपको समझ आए। इसका मतलब केमिकल चेंजेस में क्या होगा बेटा, साइज, शेप एंड स्टेट में तो चेंज होगा ही होगा, प्लस न्यू सब्सटेंस बनेगा। जब न्यू सब्सटेंस बने तब बोलना केमिकल चेंजेस है, जब न्यू सब्सटेंस ना बने तब बोलना फिजिकल चेंजेस है। पक्का आएगा आपके एमसीक्यू वगैरह में, एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में कि ये वाला चेंज आपको कोई एग्जांपल बता देगा कि बर्निंग ऑफ वुड फिजिकल है केमिकल है, आइस का गलना फिजिकल है केमिकल है, उस टाइप से चेंजेस आपको महसूस होंगे। अब दूसरे प्रोसेस पे ले जा रहा है जहां आपको केमिकल चेंजेस दिखाएगा। केमिकल चेंजेस दिखाएगा तो मतलब, केमिकल चेंजेस दिखाएगा तो मतलब सर न्यू सब्सटेंस मुझे मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ मुझे न्यू सब्सटेंस मिलेगा ही मिलेगा। न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन देखेंगे। पहले केस में यहां रस्टिंग के बारे में बता रहे हैं, रस्टिंग जंग लगना, सिंपल लैंग्वेज में कहूं जंग लगना। आप लोग ने नोटिस किया होगा, मान लिया आपकी साइकिल बारिश के दिनों में बाहर रखी है, सर्दी में गर्मियों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बारिश के दिनों में उसको गलती से बाहर छोड़ के देखना, आपको उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का फॉर्मेशन दिखेगा। जहां भी लोहे का पोर्शन होगा ना बेटा, लोहे का क्रोमियम वाला नहीं बता रहा, लोहे का प्योर लोहा, वहां आपको जंग लगा हुआ मिलेगा। क्यों सर, क्योंकि वो एयर एंड वाटर के साथ कांटेक्ट में आके, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एयर एंड वाटर के साथ कांटेक्ट में आके वो रस्टिंग बना देता है, फेरस ऑक्साइड बना देता है, आयरन ऑक्साइड। जो लोहा है उसको क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, एयर के साथ मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ थी, एयर में थी, और वाटर के साथ मिलेगा तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड का। यहाँ देख पा रहे हो इस इमेज में क्लियरली देखो बेटा, ब्राउन कलर का एक फॉर्मेशन हो गया, जिससे कि लोहा बहुत कमजोर हो जाता है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम ग्रीसिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें करेंगे, क्योंकि ये बेटा इससे हमारा लोहा बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। नेक्स्ट इज, तो तुम्हें यहाँ कुछ समझ आया रस्टिंग में, रस्टिंग में क्या हुआ, रस्टिंग में कोई नया सब्सटेंस बना क्या, नहीं सर पहले भी लोहा था अब भी लोहा है, नहीं बेटा पहले वो लोहा था अब वो आयरन ऑक्साइड बन गया है, वो प्योर वो आयरन नहीं रहा, आयरन ऑक्साइड बन गया है। एक केमिकल रिएक्शन हुई है, और जहाँ केमिकल रिएक्शन हो तो मान लेना कि वो एक नया सब्सटेंस बन रहा है।
और नया सब्सटेंस क्या है, आयरन ऑक्साइड, जो कि लोहे को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, जिससे आयरन मेरा काफ़ी कमज़ोर हो गया है। जो लोहा मेरा 10 साल चलना चाहिए था वो 3 साल में ख़त्म हो जाएगा। वही चीज़ आगे, उसका दूसरा एग्जाम्पल कंबशन। कंबशन में क्या कर रहा है बेटा, यहाँ उसने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं इसमें डीप में नहीं जाऊँगा। मैग्नीशियम रिबन लिया, आग लगाई, व्हाइट कलर का सब्सटेंस कुछ नीचे गिरेगा। वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। मैग्नीशियम रिबन किस चीज़ का था, मैग्नीशियम का। एयर में क्या थी, ऑक्सीजन थी। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक केमिकल रिएक्शन हुई, क्या रिएक्टेंट क्या थे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन हुई, और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या, एक नया सब्सटेंस बना। नया सब्सटेंस बना, क्या वो मैग्नीशियम ही है क्या जो नीचे पाउडर की फॉर्म गिरा हुआ है, नहीं सर, वो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो क्या नया सब्सटेंस बना, हाँ सर नया सब्सटेंस बना। वही यहाँ समझा रहा है। मैग्नीशियम था, हाँ सर रिबन की फॉर्म में था। ऑक्सीजन थी, हाँ सर एयर में अवेलेबल थी। दीज टू आर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और इधर देख पा रहे हो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, हाँ सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। व्हाइट कलर का कुछ पाउडर नीचे गिरा था जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। उसके अलावा हीट पैदा की क्या, हाँ सर मैंने हाथ साइड में रख के देखा तो गरम गरम लग रहा था, हीट भी पैदा हुई। लाइट, हाँ सर बिल्कुल मतलब व्हाइट कलर की बढ़िया सी लाइट पैदा हुई थी। तो ये 3 चीज़ें क्या थी, ये 3 चीज़ें प्रोडक्ट थी। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा आयरन था सब्सटेंस, यहाँ क्या देखा हमने, मैग्नीशियम था वो सब्सटेंस। रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। हीट प्रोड्यूस की और लाइट प्रोड्यूस की, या फिर हीट प्रोड्यूस की या फिर लाइट, हो सकता है इन दोनों में से एक ही प्रोड्यूस करे, कंपल्सरी नहीं है। ये इज कॉल्ड कंबशन। उसको क्या कहेंगे, कंबशन मीन्स जलना, आग लग गई। सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन रिएक्शंस आर कॉल्ड कंबशनेबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंस, देखो कंबशन क्या है बेटा, जब भी कंबशन की डेफिनेशन आ जाए तो आप बोलोगे केमिकल रिएक्शन, या फिर ये बोलोगे एक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। लेकिन अगर डेफिनेशन आ जाए कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन रिएक्शंस आर कॉल्ड। ये वो सब्सटेंस है, ये प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है, ये उन सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहा है जो जिसमें आग लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी में, पेपर में, कॉटन में आग लग जाती है, केरोसिन एटसेट्रा आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब यहाँ इस एक्टिविटी में समझाएंगे हमें, अब पता करने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल। कंबशन में हमने देखा, कंबशन में क्या देखा, कोई सब्सटेंस था, कोई भी सब्सटेंस था, जैसे लकड़ी, पेपर, और उसमें मैंने आग लगा दी तो जल गया। तो यहाँ हम ये पता करने की कोशिश करेंगे क्या ऑक्सीजन कंपल्सरी है, क्या वहाँ पे अवेलेबल हो तभी आग लगेगी। इस एक्टिविटी में देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, एक कैंडल ले लिया, एक फ्लैट पैन ले लिया, उसके ऊपर आग लगा दी। अब वो जल रही है, इजीली जल रही है। क्यों? क्योंकि उसको एक सब्सटेंस मिल गया जो कि वैक्स था, हमने उसको हीट दे दिया। कैसे? माचिस की तीली से हीट दे दिया और वो आराम से जल रही है। थोड़ी देर बाद क्या किया मैंने, उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया। जब ग्लास रख दिया तो मैं देखूंगा 2-3 सेकंड में, 4 सेकंड में ये बंद हो जाती है। ये बंद हो गई, अब नहीं जल रही है। क्यों नहीं जल रही बेटा? क्योंकि वो कुछ सेकंड तक जलेगी जब तक इसके अंदर, जो ग्लास के अंदर यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन रही होगी, उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन रही होगी। जब तक ऑक्सीजन रहेगी वो जलने में हेल्प करेगी। जैसे ऑक्सीजन खत्म तो वो नहीं जल पाई। आप क्या देख रहे हो, वो नहीं जल पाई। तो इसका मतलब, इससे क्या प्रूव हुआ? इससे यही प्रूव हुआ कि ऑक्सीजन इज मस्ट। मुझे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, जलाने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहां वही चीज एक्सप्लेन किया है। इसको आप कंफर्म भी कैसे कर सकते हैं? इसने यहां ये समझाया बेटा कि कंबशन के लिए मुझे ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए थी। दिस कैन बी कंफर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास। अब जब ऑक्सीजन कंफर्म हो गया,
कंफर्म हो गया मुझे कि ऑक्सीजन चाहिए थी, और जब तक ऑक्सीजन थी, जब तक जल गया, उसके बाद सिर्फ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बची है। मैं क्या करूंगा, दिस कैन बी कंफर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर में मैंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बची हुई है। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कैसे पता लगा पाओगे, बताओ कैसे लगाओगे। सिंपल है बेटा, वही लाइम वाटर यूज करोगे, लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करोगे तो वो मिल्की व्हाइट कलर में हो जाएगा, तो आप बोल दोगे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी। दैट्स ऑल। यहां साइंस एंड सोसाइटी में बता रहा है बेटा, अगर कोई आपका घर में आपका यार दोस्त, क्लासमेट, पड़ोसी को आग लग जाती है, तो बेस्ट वे क्या है उसकी आग बुझाने का। आप एक काम कीजिए बेटा, कोई कंबल वगैरह, कोई बड़ी चादर वगैरह लीजिए, उसको भिगो लीजिए, बकेट वगैरह में डाल के भिगो लीजिए, उसको कवर कर दीजिए, रैप कर दीजिए उस चीज़ को चारों तरफ से। अगर मोटा कंबल वगैरह तो डायरेक्टली भी रैप कर देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर पतली चादर वगैरह यूज़ कर रहे हैं और आपने रैप अगर अच्छे से नहीं किया, तो होता क्या है, वो कपड़ा ही आग पकड़ लेगा, वो कपड़ा ही आग पकड़ लेगा। तो बेटर है अगर आप उसको गीला कर लेंगे तो इट्स मोर एडवांटेजेस। उसको अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। कवर करने से होगा क्या, जैसे यहाँ आपने ग्लास को रख दिया था कैंडल के ऊपर, कवर कर दिया था, तो क्या हुआ, कैंडल की ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो गई थी। सिमिलरली अगर कोई आदमी जल रहा है, उसके आप चारों तरफ कपड़ा लगा देंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, और ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो उसमें आग नहीं लगेगी, वो बंदा बच जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, सिंथेटिक ब्लैंकेट या फिर क्लोथ्स यूज नहीं करने हैं, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे से जलेंगे। जो देसी टाइप के कंबल वगैरह होते हैं ना, वो यूज कीजिए। नेक्स्ट फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बेटा यहाँ फायर फ्लाइज के बारे में बता रहा है। फायर फ्लाइज क्या होते हैं? फायर फ्लाइज वो लकी बच्चे हैं जिन्होंने फायर फ्लाइज देखी है, क्योंकि आजकल के इस मार धाड़ भरे जीवन में, पॉल्यूशन भरे शहर में फायर फ्लाइज दिखते कहाँ हैं। कोई बच्चा गांव वगैरह में गया होगा तो उसने ज़रूर देखा होगा। फायर फ्लाइज देखने वाले बच्चे अपने आप को लकी फील करना। इसमें होता क्या है बेटा, छोटे छोटे फ्लाइज होते हैं मक्खी जैसे, उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, और वो केमिकल रिएक्शन के कारण आपको ऐसे जलते हुए दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें आग लगी हुई, छोटी छोटी रोशनी सी दिखाई देगी। बड़ा प्यारा सा सीन रहता है, जैसे यहाँ दिखा रखा है वही। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट, इस टाइप का लाइट प्रोडक्शन, हीट नहीं है, अगर आप उसको टच करके तो गर्म नहीं मिलेगा। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीजों में, लिविंग मीन्स लाइफ है वहां पे, ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, जिंदा हैं, इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस। दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड लुमिनेसेंस। बायो का मतलब क्या होता है बेटा, लाइफ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है। तो जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स बायो, बायोलॉजी, बायोस्फीयर, ये वर्ड सुने तो वहीं से बायो बना है। बायो मीन्स लाइफ। लाइफ में लुमिनेसेंस हो रहा है, लाइफ में चमक आ रही है, लाइफ में चमक आ रही है। जैसे बल्ब जल रहा है ना, कैसे जल रहा है, ये तो सर इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है। तो क्या ये बायोल्यूमिनेसेंस है? नहीं, ये बायोल्यूमिनेसेंस नहीं है। बायो मीन्स लाइफ के थ्रू चमक पैदा हो रही है, वो फायरफ्लाइज में देखने को मिलेगी। यहां एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर द कंबशन? क्या सिर्फ एयर दे दूं, एयर, या फिर डायरेक्टली मैं बोलूं ऑक्सीजन दे दूं, क्या कंबशन हो जाएगा क्या, और कुछ चीज नहीं चाहिए क्या? तो हम क्या करेंगे बेटा, एक एक चीज को हटा के देखेंगे, एक एक चीज को हटा के देखेंगे। वी लर्न अबाउट दैट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर कंबशन। हमें पता है कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस थे, जैसे वुड की बात कर लेते हैं, मान लो वुड है मेरे पास एंड ऑक्सीजन, वुड दे दिया मैंने, ऑक्सीजन दे दी, तो क्या आग लग जाएगी क्या, कंबशन हो जाएगा क्या? सिंपल है सर, मेरे घर के बाहर में साइड में बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हैं, क्या उसके आसपास में बहुत सारी ऑक्सीजन भी है? हाँ सर है, क्योंकि वो तो ओपन में है, खुले में है, तो ऑक्सीजन अच्छी खासी है। तो वुड भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन आग तो नहीं लगती। आप फील करते हैं ना, आग तो नहीं लगती। अपने आप से कैसे आग लगेगी? तो और क्या चाहिए, वही तो आपसे सुनना चाह रहा है। और क्या चाहिए? तीसरी चीज, लकड़ी है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन है, फिर भी आग नहीं लग रही है। कोई एक चीज और चाहिए, कोई एक चीज और चाहिए। उसी चीज को ढूंढने के लिए हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या किया उसने, एक पेपर ले लिया। पेपर कंबस्टिबल सब्सटेंस में आता है? हाँ सर आता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी, पेपर होगी। प्लस क्या इसके आर बाहर साइड में ऑक्सीजन है? हाँ सर,
ऑक्सीजन फुल अमाउंट में है क्योंकि ओपन में रखा है। तो क्या चीज़ की कमी रहेगी जो आग नहीं लग रही? तो हम एक काम करते हैं, इसको जलाने की कोशिश करते हैं। कैसे? एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, आपको 10-20 रुपए में स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। नहीं पैसा खर्च करना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में कोई ग्रैंडपा वगैरह जो नज़दीक का अखबार बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए चश्मा यूज़ करते हैं ना, वो चश्मा लीजिए, आराम से ऐसे निकालिए और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक वाला हिस्सा, एक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि बेटा ये कन्वेक्स लेंस होता है और जो ग्रैंडपा का चश्मा नज़दीक का पढ़ने के लिए यूज़ होता है वो भी कन्वेक्स लेंस ही होता है। तो आप इस हिसाब से बिना पैसा खर्च किए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? कागज के बिल्कुल पास में लगा दिए, उसको सेट कर दीजिए। और मान लिया इधर सूरज है, सूरज की तरफ ऐसे फेस कर लीजिए, इस कागज का फेस सूरज की तरफ हो, उसको सटा लीजिए बिल्कुल पास में, और फिर ऐसे ऐसे दूर लेते जाइए। जब दूर लेते हुए जाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा? स्टार्टिंग में जो इतना बड़ा वो रहेगा, ये जो ब्राइट स्पॉट है ना, बड़ा दिखाई देगा। धीरे धीरे वो घटेगा और लास्ट में बिल्कुल पिन पॉइंट टाइप रह जाए। जब पिन पॉइंट टाइप रह जाए, यहाँ देख पा रहे हो, जैसे वो पिन पॉइंट टाइप रह गया, बिल्कुल छोटा सा रहा, तो क्या होगा? उसको वहीं होल्ड कर लीजिए, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को वहाँ होल्ड कर लीजिए उतनी दूरी पे, बिल्कुल सटा के। अगर आप 10 मिनट में रखेंगे तो नहीं जलेगा, थोड़ा दूर करना पड़ेगा, थोड़ा उनके बीच में आपको गैप रखना पड़ेगा। और गैप रखने के बाद यहाँ देखिए क्या एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है, तो जहाँ ब्राइट स्पॉट बन जाए वहीं दोनों चीज़ों को होल्ड कर लीजिए, पेपर को भी और मैग्नीफाइंग ग्लास को भी इस टाइप से होल्ड कर लीजिए और उस पर वो ब्राइट स्पॉट बना रहने दीजिए 1 मिनट 2 मिनट। आप देखोगे उसमें आग लग गई। सर अभी तक पेपर भी था, ऑक्सीजन भी थी, तो आग कैसे लग गई? क्या चीज़ थी जिससे आग लग गई? हमने किया क्या? सूरज की रोशनी को एक जगह कंसंट्रेट कर लिया। सूरज में जो हीट आ रही थी ना, हीट, उसको हमने एक जगह कंसंट्रेट कर लिया, और जब वो एक जगह कंसंट्रेट कर लिया तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। हो सकता है पहले 25 डिग्री हो, फिर 28, 30, 35, 40। तो एक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एक ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल हम कागज़ का मान लेते हैं 50 डिग्री, मान लो 60 डिग्री मान लिया 60 डिग्री पे पहुंचने के बाद उसमें आग लग जाएगी। तो जो मिनिमम टेम्परेचर पे आग लगी उसे उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कागज में मैंने यहाँ एग्जांपल दिया 60 डिग्री पे आग लग गई, क्या उसी की जगह लकड़ी रखूँ मैं और सेम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करूँ तो क्या 60 डिग्री पे आग लग जाएगी? नहीं सर, हो सकता है उसमें 150 डिग्री पे लगे, तो उस लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर 150 डिग्री हुआ, उस कागज का इग्निशन टेम्परेचर 60 डिग्री हुआ। तो अगर इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन आ जाएगी तो आप लिख दोगे ना, इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये सब्सटेंस ने आग पकड़ ली। यहां से बता रहा है वी फाइंड दैट अ सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर। यहां हमने समझा कि बिना आग का यूज किए हमने उसे जला दिया। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? फोकसिंग सनरेज को मैंने यहां फोकस किया ऑन द पेपर, हीट्स इट, उसने उसको गर्म किया। द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेज विद टाइम, टेम्परेचर बढ़ता चला गया। पहले 25 था, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। कितने टेम्परेचर पे आग लगी? 60 पे। आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम सो हॉट, कितना गर्म हो गया, दैट इट स्टार्ट बर्निंग। कितना डिग्री के आसपास? मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, इट्स नॉट श्योर बेटा, मैं एक अंदाजा है मेरा, 60 डिग्री के आसपास उसमें आग लग गई, 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। दिस मिनिमम टेम्परेचर, अब डेफिनेशन पे ध्यान देना, ये वर्ड कंपल्सरी है बेटा, कीवर्ड्स हैं। दिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कि उस सब्सटेंस ने आग पकड़ ली, इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसी को इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। जैसे मैंने पेपर का और वुड का एग्जांपल दिया, सिमिलरली बेटा लोहे का हो सकता है 2000 डिग्री पे भी आग ना पकड़े। हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होगा। हाँ सर होगा, 3 सब्सटेंस बताए आपने और तीनों के साथ अलग अलग टेम्परेचर भी बताए। जरूरी है क्या हर एक पेपर 60 डिग्री पे जल जाए? नहीं सर, अगर उसका जीएसएम मोटा होगा, पेपर मोटा होगा, तो उसका हो सकता है टेम्परेचर, तो हर एक सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होगा। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स मिनिमम टेम्परेचर जिस पे आग लग जाए। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे इस कहानी का निचोड़ बताओ। क्या पहली चीज मुझे क्या चाहिए थी? कंबस्टिबल सब्सटेंस।
ऐसा सब्सटेंस जिसमें आग लग जाए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए थी, मुझे ऑक्सीजन चाहिए थी। अब तीसरी चीज़ क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए सर, टेम्परेचर मीन्स हीट। मुझे तीसरी चीज़ क्या चाहिए, हीट। अब देखो यहाँ आ गया वही चीज़। सो वी कैन कंक्लूड दैट द कंबशन प्रोसेस टू ऑकर, कंबशन होने के लिए, आग लगने के लिए मुझे 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला फ्यूल। सर अभी तक तो फ्यूल का नाम ही नहीं आया। फ्यूल मीन्स बेटा वही सब्सटेंस, फ्यूल बोल दीजिए, आप वो सब्सटेंस बोल दीजिए जिसमें आग लगी हुई है, ठीक है। फ्यूल बोल दीजिए, सब्सटेंस बोल दीजिए। दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीट। तीनों जब मिल जाएंगे, यहाँ दिखा रखा है बेटा, ये देखो, ऑक्सीजन चाहिए मुझे, हीट चाहिए और फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तभी आग लग पाएगी। सर आग तो लग गई, बुझाएंगे कैसे? बुझाने के जैसे बेटा जलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए थी, सिमिलरली बुझाने के लिए मुझे इन 3 चीज़ों में से मैं कोई भी एक चीज़ निकाल दूंगा, आग बुझ जाएगी। अगर मैं फ्यूल को निकाल दूं, जिस चीज़ में आग लगी हुई है वही चीज़ हटा दूं तो आग बुझ जाएगी। हाँ सर बुझ जाएगी। अगर मैं ऑक्सीजन को हटा दूं तो क्या आग बुझेगी? हम एक्टिविटी के थ्रू समझ चुके हैं, और कैंडल वाली एक्टिविटी जिसमें मैंने गिलास रख के देखा था, वहाँ जब मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई कट की तो आग बुझ गई थी। हाँ सर। अगर मैं हीट को हटा दूँ, हीट को कैसे हटाएंगे सर? जो हम पानी वगैरह डालते हैं बेटा, तो वही तो करते हैं, पानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह डाल के हम हीट को उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कपड़े में, कागज़ में आग लगी हुई है, 60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, उसमें आग लगी हुई है, मैं उसके ऊपर पानी डाल दूंगा, टेम्परेचर अब 25-30 के आसपास आ गया। जब 25-30 के आसपास आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ गया, और जब इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ गया अब उसको हीट नहीं मिल रही है, और हीट नहीं मिल रही है इट मीन्स, हीट नहीं मिल रही है इट मीन्स अब उसकी आग बुझ जाएगी। तो 3 तरीकों से हम आग बुझा सकते हैं, और 3 ही चीज़ें मुझे चाहिए आग जलाने के लिए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अभी तक फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हमने अलग अलग समझे। अब यहाँ बताए गए कि कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं जहाँ फिजिकल और केमिकल जंबल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हमें एक ही चीज़ में, एक ही प्रोसेस में हमें फिजिकल चेंज भी दिखाई देगा और केमिकल चेंज भी दिखाई देगा। हमें फिजिकल चेंज भी दिखाई देगा और केमिकल चेंज भी दिखाई देगा। आइए समझते हैं कैसे। यहाँ एक्टिविटी 5.7 में किया बेटा, उन्होंने क्या किया, एक कैंडल जला रखी है, यहाँ कैंडल जला रखी है। उस कैंडल को, ये देखो बेटा, 5 बच्चे हैं, अलग अलग परसेप्शन है इन बच्चों का। आप लोगों के बीच में भी इसी टाइप से परसेप्शन होता होगा, आप लोग भी ऐसे डिस्कशन करते होंगे। ये बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, द वैक्स मेल्ट्स एंड इवापोरेट। यहाँ कैंडल को जूम इन करके दिखा रखा है, तो ये बच्चा बोल रहा है कि जो वैक्स था, मोम था, वो मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया, ये देखो, देख पा रहे हो, और इवापोरेट हो गया, और इवापोरेट भी हो रहा है। आई थिंक द वैक्स बर्न्स। इस बच्ची को लग रहा है कि वैक्स ही बर्न हो रहा है एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो इस बच्ची को लग रहा है कि नया सब्सटेंस बन रहा है, इट मीन्स इट इज ए केमिकल चेंज। ये बच्चा बोलता है मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स। इस बच्चे को लग रहा है कि जो आग लगी हुई है उसके कारण मोम पिघल तो गया है, वैक्स मेल्ट हो गया है, और विक उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, विक उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। ये बच्चा बोल रहा है वैक्स मेल्ट हो रही है, फ्लोज बह के नीचे जा रही है, एंड सॉलिडिफाइड इन ए डिफरेंट शेप। यहाँ देखो नीचे में सॉलिडिफाई होगी, फिर से, पहले सॉलिड थी, फिर लिक्विड बनी, और फिर से सॉलिड बनी। एक बात बताओ, पहले सॉलिड थी, फिर लिक्विड थी, फिर से सॉलिड बनी। हमने पहले भी यही ऐसे एक सब्सटेंस देखा है, क्या, पानी, क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। पहले सॉलिड था, पानी, आइस थी, पिघल गई, क्या बन गया, पानी बन गया। पानी को मैंने फिर से फ्रिज में रख दिया, फिर से क्या बन गया, सॉलिड बन गया। सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड। सिमिलरली यहाँ पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड बना, फिर से सॉलिडिफाई हो गया। तो क्या ये चेंज आपको फिजिकल टाइप नहीं लग रहा? फिर से रिवर्स हो रहा है, वो रिवर्स हो रहा है, तो ये सॉलिडिफाई हो रहा है। मे बी, अब ये गुड़िया बोल रही है हो सकता है। आइए समझते हैं कैसे एक ही एक्टिविटी में हम दोनों चीज़ें समझेंगे। द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स, कैंडल का वैक्स मेल्ट हो रहा है, इज कैरिड अप बाय द विक, ऊपर जा रहा है वो, किसके थ्रू, विक के थ्रू। विक बेटा जो अंदर में बत्ती रहती है ना, धागा सा रहता है, उस विक के थ्रू ऊपर जा रहा है, कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण वो ऊपर चढ़ जा रहा है। एंड इवोपरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम, और जो फ्लेम है ना उसकी आग के कारण इवोपरेट हो जा रहा है। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। जो वेपर थी ना, वैक्स के वेपर थे, वो जल रहे हैं, क्या, एक फ्लेम पैदा करने के लिए।
तो एक बात बताओ बेटा, जहाँ भी जलने का जिक्र आ जाए, जहाँ भी कोई चीज़ जल रही हो, बर्न हो रहा हो, बर्निंग ऑफ कोयल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वैक्स, तो देखना एक नया सब्सटेंस बनता मिलेगा। छोटा सा हिंट बता रहा हूँ आपको, अगर एमसीक्यू वगैरह में आ रखा हो ना, जहाँ भी बर्निंग दिखाई दे, अगर कोई चीज़ जल रही है, प्रॉपरली जल रही है, तो नया सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या हुआ, वेपर ऑफ वैक्स बर्न कर रही है ए फ्लेम बनाने के लिए, तो ये केमिकल चेंज हो गया। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सॉलिडिफाई हो रहा था, लिक्विडिफाई हो रहा था, फिर सॉलिडिफाई हो रहा था, तो वो फिजिकल चेंज होगा। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो वैक्स का पिघलना, इट्स सॉलिडिफिकेशन, फिर से सॉलिड बन गया। तो ये कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। दूसरा, एंड इवापोरेशन, और जो इवापोरेट हो रहा है, वैक्स इवापोरेट हो रहा है, थोड़ी देर बाद वो फिर से पिघल जाएगा, फिर से जम जाएगा, तो वो भी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंजेस है। तो ये दो एग्जांपल फिजिकल चेंजेस के हैं। लेकिन जैसे ही बर्निंग आया, द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड, जब वेपर बर्न हुआ, इज ए केमिकल चेंज। वो कैसा चेंज था, केमिकल चेंज था। दिस शोज दैट द बर्निंग ऑफ ए कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस। तो अगर आपके यहाँ एग्जाम्पल आ जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है, कोई एग्जाम्पल बताओ जहाँ फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपको एक ही एक्टिविटी में दिखें, तो आप बर्निंग ऑफ कैंडल का दे देना। इतना इंपॉर्टेंट ये था कि मिस्टर फैराडे थे, एक फेमस साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने एक पूरा सीरीज ऑफ लेक्चर बनाया था इसके ऊपर, केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल। सर मोमबत्ती का जलना इतना इंपॉर्टेंट था? हाँ बेटा, अगर साइंस के लैंग्वेज में देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। इसीलिए इतने फेमस साइंटिस्ट ने सोचो पूरा एक सीरीज बना दी थी लेक्चर्स की इसके ऊपर, बर्निंग ऑफ कैंडल के ऊपर। उनको इतना इंपॉर्टेंट लगा था, उसी के बारे में बता रखा है। अभी तक हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को अलग अलग समझा, फिर लास्ट में उसको क्लब टुगेदर किया। फिजिकल चेंजेस में हमने समझा कि साइज, शेप एंड स्टेट में चेंज होगा। केमिकल चेंजेस में हमने समझा कि साइज, शेप एंड स्टेट में तो चेंज होगा ही होगा, साथ में नया सब्सटेंस बनेगा। अब एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहा है उसके साथ। क्या? कुछ चेंजेस ऐसे होंगे बेटा जो रिवर्सिबल होंगे। रिवर्सिबल मीन्स सर जो रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। एक चीज से कोई दूसरी चीज बनी, दूसरी से फिर से वही चीज बन गई, सेम चीज बन गई। बात समझ पा रहे हो? पानी से आइस बनी, आइस से फिर से पानी बन गया। लिक्विड से सॉलिड बना, सॉलिड से फिर से लिक्विड बन गया, रिवर्स हो गया। तो इस टाइप के चेंजेस को रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। और रिवर्सिबल चेंजेस आपको फिजिकल चेंजेस में दिखेंगे। जहां भी फिजिकल चेंज हो रहा होगा वहां आपको रिवर्स होता हुआ दिखेगा। लेकिन पहला क्राइटेरिया फिजिकल और केमिकल में डिफ्रेंशिएट करने का आप यही रखना कि केमिकल चेंज तब होंगे जब नया सब्सटेंस बनेगा। रिवर्सिबल वाला फैक्टर कम घुसाने की कोशिश करना। अब बता रहा है आर चेंजेस परमानेंट। क्या सभी चेंजेस परमानेंट होते हैं क्या? परमानेंट मीन्स वापस नहीं होगा क्या? समझते हैं। यहां एक एक्टिविटी के थ्रू एक टेबल बनाई है, तो यहां हम देखेंगे क्या ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रॉट बैक। यहाँ कुछ चेंजेस थे, उसमें ओरिजिनल स्टेट फिर से मैं ला सकता हूँ क्या? जैसे मेल्टिंग आइस क्यूब, आइस क्यूब को मैंने मेल्ट किया, पहले सॉलिड थी, पानी बन गई। क्या मैं पानी को फिर से सॉलिड बना सकता हूँ क्या? हाँ सर, बहुत आसान है। सीधा उसको फ्रिज में रख दूंगा और मैं उसको ईजिली सॉलिडिफाई कर सकता हूँ। तो मैंने यस लिख दिया। चॉपिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल को मैंने कट 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 काट दिया। क्या मैं उसको फिर से गाजर बना दूंगा क्या? फिर से आलू बना दूंगा क्या? नहीं सर, नहीं बना सकता। वाटर को बॉयल किया मैंने, वाटर को बॉयल किया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। सर अब वेपर्स तो थोड़ी फिर से पानी बनेंगे, वेपर्स फिर से पानी थोड़ी बनेंगे, बन जाएंगे बेटा। अब क्या करो, जिस बर्तन में आपने पानी को बॉयल किया है उसी को बस ऊपर ढक दो। ढकने से होगा क्या? ये बर्तन में के नीचे मैंने आग लगा रखी थी और पानी गर्म हो रहा था, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था इसके अंदर और वेपर्स बन रहे थे। यूँ वेपर बन रहे थे, ऊपर उड़ जा रहे थे। तो मुझे लगता है सर वेपर्स तो उड़ जाएंगे, तो कहाँ पानी फिर से बन पाएगा? सिंपल है बेटा, इसके ऊपर एक काम करो, यूँ बड़ी सी प्लेट रख दो इसके ऊपर। अब प्लेट रख दोगे एयर टाइट टाइप, तो क्या होगा, प्लेट के निचले हिस्से में, प्लेट के निचले हिस्से में जो वेपर्स बनेंगी वो जाके चिपक जाएंगे। और जब थोड़ी देर बाद ये वेपर्स ठंडी होंगी, आपने बंद कर दिया, ठंडी हो गई, तो आप देखोगे इस बर्तन के नीचे, इस प्लेट के निचले हिस्से में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, जो कि वापस इस टाइप से वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी। आफ्टर सम टाइम ये वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से नीचे जाके पानी में मिक्स हो जाएंगी।
इसका मतलब मैं फिर से उसको रिवर्स कर सकता हूं, मैं उसको फिर से पानी बना सकता हूं, मैं फिर से उसको उल्टा कर सकता हूं। रिवर्स का मतलब उल्टा, उसको फिर से उल्टा कर सकता हूं। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम द कॉर्न, मक्का से मैंने पॉपकॉर्न बना दिए। मम्मी थी नहीं घर पे, मैंने मक्का उठाई, पॉपकॉर्न बना दिए। अब मम्मी गुस्सा होगी जब वापस आई। अब मम्मी बोल रही हैं कि बेटा मुझे नहीं पता, पॉपकॉर्न से फिर से कॉर्न बना दो। अब बेटा आप पिट ही लेना, आप पिट लेना मम्मी से, लेकिन पॉपकॉर्न से कॉर्न नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट पॉसिबल, ये है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। सर ये इरिवर्सिबल क्या है? जो चीज़ रिवर्स ना हो पाए वो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के आगे मैंने इर लगा दिया, मीन्स जो वापस वो चीज़ नहीं बन सकती, दैट इज इरिवर्सिबल। तो वो इरिवर्सिबल है। अब आपकी पिटाई होनी लाजमी है। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, ये दो चीज़ें पता नहीं क्यों घुसाते हैं। सिंपल बनाते हैं इसको हम। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल सब्सटेंस, फिर से वही सब्सटेंस पे अगर मैं आ सकता हूं विद विच वी स्टार्टेड, जिससे हमने स्टार्ट किया था। मैंने आइस से स्टार्ट किया था, वाटर बन गया था, और वाटर से फिर से अगर मैं आइस पे पहुंच पा रहा हूं, रिटर्निंग टू द ओरिजिनल सब्सटेंस विद विच वी स्टार्टेड shows that changes we brought can be reverse। वो कैसे चेंजेस हैं? वो रिवर्स चेंजेस हैं। लेकिन some substance can not be reverse, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको मैं रिवर्स नहीं कर सकता। जैसे मैंने गाजर को काटा, क्या मैं फिर से गाजर पूरी बना दूंगा? क्या नहीं बना सकता। सिंस वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, वो हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और सब्सटेंस बैक आफ्टर द चेंज, फॉर एग्जाम्पल चॉप्ड वेजिटेबल कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप। जैसे चॉप वेजिटेबल को फिर से बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो आप क्या कहेंगे कि वो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बेटा जब आप फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे ना, तो आपको कुछ केसेस में डाउट आएगा, क्योंकि रिवर्स जो चेंजेस है ना, नॉर्मली वो रखे जाते हैं फिजिकल के साथ। वो रखे जाते हैं फिजिकल के साथ, मीन्स कहा जाता है कि जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्स होते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं। लेकिन कुछ केसेस में आप देखोगे यहाँ आपको डाउट आएगा। जैसे यहीं देखो, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल है, हमने क्या पढ़ा? चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल फिजिकल चेंजेस में आ रहा था, फिजिकल चेंजेस में आ रहा है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। तो इसलिए बच्चे डाउट में आ जाएंगे, सर ये तो कैसे हो गया? तो मैं एडवाइस करूंगा, आप अगर नया सब्सटेंस वाली डेफिनेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कम पढ़ना, ठीक है। आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल, क्या सभी चेंजेस डिजायरेबल होते हैं क्या? दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा, डिजायर एंड एबल। डिजायर मीन्स इच्छा और एबल मीन्स हो सकता है, ऐसी इच्छाएं जो पूरी हो सकती हैं। क्या सभी चेंजेस डिजायरेबल हैं? क्या सभी चेंजेस मैं चाहता हूं कि हो जाएं? मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ, बहुत से यूजफुल चेंजेस होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। जैसे केले का पकना, केला पहले कच्चा था, अब मैं चाहता हूं कि वो पक जाए, मैं खा लूं। ऐसे कोई भी फ्रूट लगा लो, एप्पल, पपाया, मैं चाहता हूं कि वो पक जाए। फॉर एग्जाम्पल द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क कर्ड में बन जाता है, मैं चाहता हूं, इसीलिए मैंने उसको दही को जमाया है, इसलिए मैंने उसमें दही ऐड किया है ताकि मेरा दूध मिल्क कर्ड में हो जाए, तो वो अच्छा है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, कटिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनना भी तो डिजायरेबल है। ऑल दीज चेंजेस आर डिजायरेबल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो मैं चाहता हूं हो जाए, they are known as desirable changes. On the other hand, some changes may be undesirable, ये तीन वर्ड से मिलके बना है बेटा, undesirable। desirable means ऐसे चेंजेस जो मैं चाह रहा हूं, तो अन लग गया उसके सामने, तो ऐसे चेंजेस जो मैं नहीं चाह रहा। सच एज द रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या कोई चाहता है मेरी साइकिल पे जंग लग जाए? नहीं सर, मेरी साइकिल तो चमाचम चटाचट रहनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या डिजायरेबल चेंजेस है? नहीं सर, अनडिजायरेबल है। डीके ऑफ फूड, मम्मी ने सर कल बहुत प्यारा हलवा बनाया था, लेकिन अगले दिन जब मेरा खाने का मूड किया, मैंने देखा कि ये तो खराब हो गया है, ये कैसा हो गया है? डीके हो गया है, डिकम्पोज हो रहा है, बेकार हो रहा है खाना, मैं नहीं खा पाया, मेरा हलवा खराब गया। ए चेंज दैट इज अनडिजायरेबल इन सम सिचुएशन मे बी डिजायरेबल इन अदर सिचुएशन। सर ये क्या बता रहे हो कि वो चेंज जो मुझे कभी अनडिजायरेबल लग रहा था, वो अगर किसी दूसरी सिचुएशन में देखूंगा तो मुझे डिजायरेबल लगेगा। एक ऐसा चेंज जो अभी तक मुझे अनडिजायरेबल लग रहा था, लेकिन किसी दूसरी सिचुएशन में मुझे वही चेंज डिजायरेबल लगेगा।
सर ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता बेटा? अभी मैंने हलवे का एग्जांपल दिया, हलवा, पिज़्ज़ा आप अगले दिन खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। बर्गर खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते, क्योंकि वो खराब हो गया है। इसी का एग्जांपल मैं एक्सटेंड करता हूँ। एक बात बताओ बेटा, मान लिया आपके यहाँ शादी थी, शादी में बहुत सारा खाना बच गया, वेस्ट चला गया, आपने वो बाहर डाल दिया, अब बाहर कचरा है। अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो वो देखना 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में डिकम्पोज हो जाएगा और बिल्कुल मिट्टी बन जाएगा। तो सर ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ कि वो डिकम्पोज हो गया। इसका मतलब जो पहले डीके ऑफ फूड आपको बुरा लग रहा था, वही डीके ऑफ फूड 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद अब आपको सही लग रहा है। हुआ ना? एक सिचुएशन में वो खाने का डीके आपको अनडिजायरेबल लग रहा था, लेकिन वही 10-15 दिन बाद वही चीज़ आपको डिजायरेबल लग रही है। उसी के बारे में यहाँ बता रहा है। तो होगा क्या इससे बेटा, कन्वर्ट आपका फूड वेस्ट जो है, जो गंदा कर रहा था ज़मीन को, वो कंपोस्ट में बदल गया, एक खाद बना दी। तो मेरा वेस्ट प्रोडक्ट भी हट गया वहाँ से और एक अच्छी चीज़ मिल गई मुझे, डबल फायदा। नेक्स्ट है सम स्लो नेचुरल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस जो नेचर ने बनाए हैं, ऐसे चेंजेस जो हम नहीं बना रहे, पानी गर्म हम नहीं कर रहे, समझ रहे हो? इस टाइप के चेंजेस ऐसा नहीं है कि ये बड़े लेवल पे होते हैं बेटा, नेचुरल चेंजेस बड़े लेवल पे होते हैं, लेकिन हैं कैसे? ये स्लो हैं, यानी ऐसा नहीं 10 मिनट में पानी गर्म हो गया टाइप से कुछ हो जाएगा, नहीं, इट टेक्स टाइम, स्लो चेंजेस हैं, नेचर ने बनाए हैं क्योंकि बड़े चेंजेस हैं। पहला, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब है बेटा, जो चट्टानें भुर भुर के गिर जाती है ना, भुर भुर के मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स बन बन के धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि रॉक्स हैं, कभी बारिश लग रही है, कभी धूप लग रही है, कभी बैक्टीरिया आ रहे हैं उसी के अंदर, तो वो क्या करेंगे? वो धीरे धीरे उनको डिकम्पोज कर देंगे, धीरे धीरे उनको डिकम्पोज कर देंगे। और डिकम्पोज होने से होगा क्या? वो चट्टानें टूट टूट के मिट्टी, सैंड, वो सब बन जाएगा। वही समझा रहे हैं। हैव यू सीन हीप्स ऑफ सैंड, सॉइल एंड स्टोन लाइंग एट द बेस ऑफ माउंटेन्स? क्या आपने कभी देखा है कि सैंड, मिट्टी या फिर पत्थर माउंटेन्स के बेस के ऊपर दिखेंगे आपको? माउंटेन्स के पहाड़ों की तलहटी में आपको मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ बनने शुरू हो जाएंगे। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं बेटा? सेडिमेंट्स कहलाते हैं। हाउ हैव दीज फॉर्म? ये कैसे बने? दीज आर फॉर्म बाय द फिजिकल चेंजेस। ये कैसे बने बेटा? फिजिकल चेंजेस से बने। फिजिकल चेंज मीन्स साइज, शेप एंड स्टेट में चेंज आया है। साइज मीन्स पत्थर, पहले चट्टान बहुत बड़ी थी, अब टूट टूट के मिट्टी बन गई है, वही फिजिकल चेंजेस। दैट ब्रेक अप लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जिससे हुआ क्या? बड़ी बड़ी चट्टानें टूट के छोटे छोटे पीसेस में बन गई है। टेम्परेचर चेंज हुआ ड्यू टू द क्लाइमेट कंडीशन, ग्रोइंग रूट्स ऑफ द ट्री की रूट्स ग्रो कर गई, एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स। क्रैक्स के अंदर, रॉक्स के अंदर जो पतली पतली क्रैक्स थी, उसमें पानी फ्रीज हो गया है। कैन कॉज दैम टू ब्रेक। इन सब कारणों से वो टूट सकता है। वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन वाटर। क्या बता रहा है बेटा? वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन वाटर, पानी या फिर वो जो केमिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट थे, कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स। वो रॉक्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट, सर हमने पहले पढ़ा है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और जहां सर केमिकल रिएक्शन होगी ना, वहां पक्का और पक्का केमिकल चेंजेस होंगे। तो यहां अभी आपको इसी में केमिकल चेंजेस के बारे में बताएगा। कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स एंड कॉज केमिकल चेंजेस। और इससे क्या हो जाएंगे? केमिकल चेंजेस हो जाएंगे उनके कंपोजिशन में। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सच ए केमिकल चेंज इज शोन इन फिगर 5.10 का बी। हेयर, या हुआ क्या? एक ब्लैक कलर की रॉक थी बेटा, जिसे हमें बेसाल्ट रॉक बोलते हैं। एक ब्लैक कलर की रॉक थी, यहाँ आप देख पा रहे हो, ब्लैक कलर की रॉक थी जिसे हम बेसाल्ट बोलते हैं। विच कंटेन्स आयरन, जिसके अंदर आयरन होगा, आयरन के कारण उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। हैज़ केमिकली चेंज्ड, वो केमिकली चेंज हुई है टू प्रोड्यूस अ रेड कलर लेयर। उसने क्या किया? उसने एक रेड कलर की लेयर बना दी। यहाँ देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये क्या है? रेड कलर की लेयर बना दी उसने। बेसाल्ट रॉक थी, उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ क्योंकि इसके अंदर आयरन था। आयरन किसके साथ रिएक्ट किया? आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा सर। और आयरन ऑक्साइड बन जाएगा तो वो क्या होता है? रस्टिंग होता है। ये वही टाइप की रस्टिंग है, ये वही टाइप की रस्टिंग है बेटा। लेकिन रस्टिंग तो सर लोहे पे लगती है, यहाँ तो चट्टाने हैं,
बेटा आयरन ही तो है उसके अंदर। बेसाल्ट रॉक के अंदर क्या था? बेसाल्ट रॉक के अंदर क्या था? आयरन था। आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलके आयरन ऑक्साइड बना दिया, जिससे कि एक रस्टिंग की लेयर बन गई। Has chemically changed to produce a red color layer. The red color is a result of iron oxide. क्या बन गया? Iron oxide produced when the rock surface was exposed for a long time to water or air containing water. जब वाटर के साथ मिली या फिर एयर कंटेनिंग वाटर के साथ मिली, तब वो एक लेयर बन गई। These physical and chemical changes in rocks are collectively called weathering. ये कौन सा चेंज था? यहाँ क्या बन गए थे? ये देखो, ये क्या चीज़ है बेटा? दीज आर सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स में हुआ क्या था? सेडिमेंट्स में सर चट्टान टूट टूट के छोटे छोटे पीस बन के छोटे मिट्टी टाइप बन गई थी। तो क्या ये फिजिकल चेंज था? हाँ सर। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ केमिकल चेंज हुआ था। तो ये फिजिकल और ये केमिकल दोनों मिलके क्या बन गए? दोनों मिलके वेदरिंग बोलते हैं बेटा। इसी प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वेदरिंग। यानी वेदरिंग बेटा इसको भी और इसको भी कलेक्टिवली वेदरिंग बोलते हैं। विच इवेंचुअली का मतलब है बेटा धीरे 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 लास्ट में, धीरे 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 लास्ट में, विच इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिससे लास्ट में क्या हुआ? मिट्टी बन जाती है, धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है। और अगर हम आगे जाएंगे तो होगा क्या? वो मिट्टी बन गई, मान लो मिट्टी बन गई, तो वहां मिट्टी का सॉइल इरोजन हो जाएगा, मिट्टी का इरोजन हो जाएगा। जैसे पहाड़ों पे, अभी मैंने पहाड़ का फोटो देखा था, पहाड़ों पे से मान लिया बेटा एक धीरे धीरे नदी बन के नीचे बहना शुरू होगी, तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? वो वहाँ की मिट्टी लेके चली जाएगी। अब मिट्टी लेके जाएगी, जब एक हाई स्लोप है तब तो मिट्टी पानी के साथ बह रही है। जैसे ही वो ग्राउंड पे आई, जैसे ही वो प्लेन सरफेस पे आई, तो अब जो नदी है वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी, और धीरे 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 वहाँ छोड़ती चली जाएगी। तो होगा क्या? वहाँ सेडिमेंट्स इकट्ठा होने शुरू होंगे। एक लेयर बनेगी, उसके ऊपर दूसरी लेयर बनेगी, उसके ऊपर तीसरी लेयर बनेगी, चौथी, और हजारों सालों बाद ये लेयर्स क्या बन जाएंगी? क्या चीज़ की बनी हुई है? सेडिमेंट्स की बनी हुई है। और यही सेडिमेंट्स की लेयर, सेडिमेंट्री लेयर क्या बन जाएंगी? सेडिमेंट्स रॉक बन जाएंगी। पहले क्या था? रॉक्स थी, फिर क्या बने? सेडिमेंट्स बने, उससे क्या बने? सेडिमेंट्स रॉक बने, यानी रॉक फिर से रॉक बन गई। समझ पा रहे हो? Have you noticed fine sand collecting on the river beds or in the lakes? आपने देखा है बेटा फाइन सैंड पार्टिकल्स, छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स, ये वही पत्थर तो हैं बेटा, ये वही रॉक्स हैं जो कि कलेक्ट हो रहे हैं लास्ट में रिवर बेड्स में या फिर लेक्स में, जहां पानी का स्लोप कम हो गया है। अब नदी जो अपने साथ सैंड पार्टिकल आई ना, उसको वहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। दिस सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक पेबल्स, रॉक की जो पेबल्स थे, पत्थर कंकर थे, सॉइल थी और सेडिमेंट्स थे, आर ब्रोकन डाउन, वो टूट गए, छोटे छोटे पीसेस में टूट गए, एंड मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक आ गए बाय नेचुरल फोर्सेस, कुछ नेचुरल फोर्सेस के थ्रू। जैसे कि कई बार विंड लेके आ जाती है। विंड कैसे सर? एग्जांपल बताइए। रेगिस्तान में आपने देखा है, रेगिस्तान में आप देखोगे अभी रेत का टीला है, 10 दिन बाद वो रेत का टीला शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द विंड। एंड फ्लोइंग वाटर का एग्जांपल मैंने रिवर के थ्रू बताया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन, इसी प्रोसेस को इरोजन बोलते हैं बेटा। इरोजन हिंदी में बोलते हैं बेटा अपरदन, और इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन। तो किसी भी चीज का इरोजन हो सकता है, जैसे मैंने आपको सॉइल इरोजन का एग्जांपल बताया। कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ब्रोकन डाउन, पहले उसको तोड़ा गया, एंड मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, और उसको मूव किया गया, पहले छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया, फिर उसको मूव किया गया बाय नेचुरल फोर्सेस के थ्रू उसको मूव किया गया, इज नोन एज इरोजन, उसको इरोजन बोलते हैं। इरोजन ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड इज एन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल चेंज, वो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। जब लैंडस्लाइड में इरोजन होता है तो उसको फिजिकल चेंज बोल देते हैं। River rocks and pebbles often appear smoother due to the constant erosion caused by the flowing water. जब आप रिवर में रॉक्स देखोगे, हिमाचल वगैरह गए हो कभी, वहाँ पत्थर देखना बेटा, नदी के अंदर जब नहा धो रहे हो ना, तब देखना पत्थर बिल्कुल गोल मिलेंगे, हमारे शिवलिंग जैसे शिवलिंग होता है ना, वैसे बिल्कुल स्मूथ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले में ऐसे नहीं थे वो। जब वो पानी के साथ चलना शुरू किए तो कभी टकराए, कभी पानी ने उसको टक्कर मारी, धीरे 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 स्मूथ होते होते वो बिल्कुल स्मूथ हो गए। वही बता रहा, अपीयर स्मूदर ड्यू टू द कांस्टेंट इरोजन। व्हेन द स्पीड ऑफ द वाटर और विंड डिक्रीजेस,
जब पानी की स्पीड कम हो गई, सच एज इन एन ओशन और ए लेक, जब पानी की स्पीड कम हो गई, एक प्लेन में आ गया, द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग द इरोजन सेटल डाउन, वो सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम, बॉटम जो मैं सेडिमेंट्स बता रहा था वही, दीज सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम, हजारों सालों बाद वो सेडिमेंट हार्ड हो जाते हैं एंड बिकम्स न्यू रॉक्स, और वो फिर से नई रॉक्स बन जाती हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। लेकिन एक एडिशनल बोनिंजा में आपके लिए मैंने ऐड किया है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये मैंने ऐड किया है, बुक में नहीं था, आपको समझाने के लिए कि डेफिनेशन क्या है, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर आपने इस चैप्टर को फील कर लिया तो रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने इस चैप्टर को फील कर लिया, एक एक चीज़ अगर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो तो आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझते हैं? फिजिकल चेंज क्या होगा बेटा? एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। मैंने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात इसमें ऐड ही नहीं की ताकि आप पहला क्राइटेरिया ये फिक्स करें। केमिकल चेंज क्या होगा बेटा? नया सब्सटेंस बनेगा तो केमिकल चेंज बोल देंगे। नेचर ऑफ चेंज कैसा होगा? यूजुअली टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी मीन्स सर रिवर्सिबल होगा, वापस से पलट के हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा? परमानेंट चेंज होगा जो कि इरिवर्सिबल होगा, जिसको हम वापस नहीं बदल सकते। प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा? प्रॉपर्टीज में सर मैं रट चुका हूँ, शेप, साइज, स्टेट एंड अपीयरेंस में चेंज आएगा। 3S में चेंज आएगा, शेप, साइज एंड स्टेट में। 3S में चेंज आएगा, शेप चेंज होगी, साइज चेंज होगा या अपीयरेंस चेंज होगा। इसमें क्या है? बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, यानी ये तीन तो होंगे ही होंगे, शेप भी चेंज होगा, साइज भी चेंज होगा और स्टेट भी चेंज होगा, साथ के साथ नया सब्सटेंस भी बनेगा, साथ के साथ इरिवर्सिबल भी होगा, तब मैं कहूँगा कि ये केमिकल चेंज है। एनर्जी इन्वॉल्व जनरली लिटल और नो एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज। क्यों? एनर्जी का खेला ही बेटा केमिकल रिएक्शन में आएगा। यहाँ केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही है तो या तो बहुत ही कम या फिर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं, ना तो अब्जॉर्ब होगी ना इवॉल्व होगी, ना देनी पड़ेगी ना निकलेगी। लेकिन यहाँ क्या है? केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शंस आ रही हैं और केमिकल रिएक्शंस में ही जो मैंने आपको बताया था, केमिकल रिएक्शन में हीट, लाइट, साउंड, गैस, ये सब चीज़ या तो हमें देनी पड़ेंगी या फिर उसमें से निकलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस, समझ पास बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ देना। एंड केमिकल चेंजेस में क्या था बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ वुड। विद दिस आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। अगर कनेक्टेड फील किया हो, मज़ा आया हो, कहीं भी मेरा एक एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। शेयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड यू ऑल्सो। आप लोगों के लिए भी अच्छा है, आप एक साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। और कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ कमी रह गई हो, मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, अभी मेरा नया नया सेटअप है, अगर कुछ कमी लगे तो प्लीज़ बताइएगा और अगर अच्छा लगे तब भी बताइएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।